राजा के एक मंत्री था जो राजा को बहुत प्रिय था। राजा उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। प्रजा के लोग तो उसे मंत्री नहीं छोटा राजा कहकर बुलाने लगे थे, क्योंकि वही प्रजा के बीच आता जाता था। राजा को तो अपने दरबार से ही फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए मंत्री को ही हर कार्य के लिए भेज देता था। मंत्री भी खुश होकर राजा के आदेश का पालन कर दिया करता था। राजा के विवाह की बारी आई तो राजा की होने वाली पत्नी रानी को देखने मंत्री ही गया था और पसंद करके आया था। तब राजा की होने वाली रानी ने अपने खास संदेशवाहक से राजा के पास संदेश भिजवाया कि विवाह के लिए आप खुद आओगे या मंत्री आएगा। तो विवाह के बाद मुझे आपके साथ रहना पड़ेगा या मंत्री के साथ रहना पड़ेगा। राजा अपनी होने वाली रानी का पत्र पढ़कर थोड़ा झेप गया कि वाकई में मैंने गलती कर दी है। विवाह कोई राज्य का कार्यक्रम नहीं है, इसमें तो किसी दूसरे को नियुक्त नहीं किया जा सकता। राजा ने रानी के पत्र का जवाब दिया कि आना तो मुझे ही है, परंतु मैंने आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए ऐसा किया था। आपकी प्रतिक्रिया जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप एक समझदार और चतुर रानी हो। राजा ने दोबारा से रानी के पास मंत्री को नहीं भेजा तो मंत्री के मंसूबे पर पानी फिर गया। वह सोच रहा था कि राजा महामूर्ख है, शायद विवाह करने के लिए अपने बदले मुझे भेज देगा तो रानी राजा पर भड़क जाएगी और फिर राजा का विवाह नहीं हो पाएगा। इस खबर को सैकड़ों राजा जान लेंगे कि राजा सूर्यदेव पागल है। कहीं कोई अपने विवाह के लिए नौकर को दूल्हा बनाता है? इस प्रकार कोई भी राजा सूर्यदेव से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेगा और राजा कुंवारा रह जाएगा और मैं अपने पुत्र को राजा को गोद दे दूंगा और राजा उसी को गोद ले लेंगे। मगर मंत्री के मंसूबे पर पानी फिर गया। राजा शायद ऐसा कर भी देता, परंतु राजकुमारी के एक पत्र ने राजा को बदल दिया था। राजकुमारी राजा सूर्यदेव की रानी बनकर राजा के महल में आ गई। वह पहले ही समझ चुकी थी कि राजा कोई बड़ा ज्ञानी नहीं है, उसे अभी कोई समझ नहीं है, उसका दुनियादारी से पाला नहीं पड़ा है, सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेता है और उसके सीधेपन का फायदा दरबारी और मंत्री उठा रहे हैं। शायद राज्य को लूट रहे हैं। राजा के पास महल से बाहर बहुत बड़ा गोदाम था जिसमें अन्न का भंडारण किया जाता था। महल के अंदर खजाना घर था जिसमें हीरे जवाहरात और सोने की मोहरें रखी जाती थीं। राजा के महल के पास राजा का बाग था जो फलदार वृक्षों से लदा रहता था। राजा के पास राज्य की एक बहुत बड़ी गौशाला भी थी जिसमें हजारों गाय रहा करती थी। मगर इन सब चीज़ों को देखने के लिए राजा के पास फुर्सत नहीं थी। रानी ने एक सप्ताह में पता लगा लिया कि राजा सिर्फ राज दरबार से ही मतलब रखता है। बाहर का सारा काम तो राजा का मंत्री देखा करता था। किसी राज्य का सारा कार्यभार मंत्री ही देखने लगे, यह उस राज्य के लिए शुभ लक्षण नहीं होते। उस राज्य पर शीघ्र संकट आने के खतरे मंडराने लगते हैं। अब नई रानी किस तरह राजा को समझाए कि महाराज आपको अपने राज्य की प्रजा का ख्याल, राज्य की संपत्ति का ख्याल, राज्य के व्यापार का ख्याल और अन्य राज्य से मैत्री का ख्याल आपको खुद ही रखना चाहिए। तब रानी ने विचार किया कि वो कोई उपाय लगाकर राजा को इसके लिए तैयार करेगी। मूर्ख लोग और समझदार में बहुत फर्क होता है। मूर्ख आदमी कोई बात किसी के सामने खरी खरी सुना देता है तो वह सही बात कहकर भी बुरा बन जाता है। जब समझदार व्यक्ति उस बात को उदाहरण देकर कह देता है, सुनने वाले को उस वक्त समझ में नहीं आता, मगर कुछ देर बाद जब उस घटना से अपना मूल्यांकन करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वह गलती तो मेरे में भी है, तो अपना सुधार करने लगता है। तो रानी भी कुछ ऐसा ही मार्ग अपनाने पर विचार करने लगी। वह रात के वक्त राजा से बोली कि महाराज, आप अपने राज्य का भ्रमण तो करते होंगे। राजा बोला, नहीं महारानी, मैंने इसके लिए नौकर रखे हैं। रानी बोली, आपने बहुत अच्छा किया है, बड़े राजा महाराजा ऐसा ही करते हैं। पुनः रानी बोली कि मैंने सुना है कि आपके पास बहुत बड़ी गौशाला है, उसमें तो निरीक्षण को जाते होंगे। राजा बोला, नहीं नहीं, मैं बड़ा राजा हूँ, भला खुद क्यों गौशाला देखने जाऊँ, मैंने उसके लिए कई नौकर रखे हुए हैं। रानी बोली, मैंने सुना है कि आपके पास बहुत बड़ा बाग है
उसमें आप सैर को जाते होंगे। राजा बोला, रानी आप भी क्या बात करती हो, मैं भला बाग देखने क्यों जाऊं? जब हमारे पास हजारों नौकर चाकर हैं। तो रानी बोली कि आप ये भी काम अच्छा करते हो, आखिर नौकरों के रहते आपको खुद क्यों बाग की सैर करनी चाहिए? आपके पास बहुत बड़ा गोदाम है, सुना है कि उस गोदाम में इतना अनाज आ जाता है कि 12 साल तक अकाल पड़े फिर भी अन्न कम नहीं पड़ सकता। राजा बोला, आपने बिल्कुल सही सुना है, मगर मैं कभी उसे भी देखने नहीं जाता, सब मंत्री जी के जिम्मे हैं। रानी बोली, आप महल के खजाने की निगरानी तो खुद करते होंगे। राजा बोला, रानी आप एक ही बात बार बार पूछकर मुझे बोर क्यों कर रही हो, जबकि सुहानी रात निकली जा रही है, हमें प्रेम प्यार की बातें करनी चाहिए। रानी बोली, ठीक है, पर मुझे आपके विषय में तो जानना चाहिए कि आप कितने बड़े हो और जितना सोच रही थी आप उससे भी बड़े हो। रानी उस रात फिर राजा से कोई इधर उधर की बात नहीं की, मगर वो अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटी। उसने दूसरे दिन राजा को आधी रात में जगा दिया और बोली कि महाराज, मैंने एक सपना देखा है। मैंने देखे हुए सपने कभी गलत नहीं होते। राजा बोला, रानी आपने कौन सा सपना देखा है, जरा मुझे भी बताना। तब रानी बोली कि महाराज, मैं देख रही थी कि हमारे दरबार में एक महात्मा पधारे हैं। वो महात्मा कह रहे थे कि तुम अपने पति के साथ अपनी गौशाला का भ्रमण करो, वहाँ तुम्हें एक सोने का हंस मिलेगा जो रोज सोने का अंडा देगा। उस अंडे से राज्य का विकास दिन दूनी रात चौगुनी होगा। मगर वह हंस रात के चौथे पहर में आता है, उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है कि कहाँ आएगा। अब हम उतनी रात में तो भ्रमण को जा नहीं सकते, इसलिए वह हंस हमें नहीं मिल पाएगा। राजा बोला, रानी आप निराश ना हो, वैसे तो मेरे दरबार में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, मगर आप उस हंस की चाहत रखती हो तो मैं उस हंस को खोजने के लिए आपके साथ जरूर चलूंगा। अब आपकी बात है तो मैं साथ चलूंगा, और अगर कोई दूसरा मामला रहता तो मंत्री को भेज देता। रानी बोली, महाराज, महात्मा ने मुझे साफ साफ कहा है कि पति के साथ जाना पड़ेगा, आप मेरे साथ चलोगे? राजा बोला, अवश्य रानी, हम आपके साथ आज भोर के वक्त अपने बाग में चलेंगे। इस तरह हमारा घूमना भी हो जाएगा और हम सोने के हंस की तलाश भी कर लेंगे। भोर के वक्त राजा रानी के साथ सैर करने निकला तो सबसे पहले अपने बाग में निकल गया। वहाँ की स्थिति देख राजा हैरान रह गया। बाग का रखवाला भी हैरान था। बाग का रखवाला बाग के फल एक व्यापारी को औने पौने दाम में बेच रहा था। रखवाला रंगे हाथ पकड़ लिया गया था। राजा बोला, तुम यह फल किसके आदेश से बेच रहे हो? रखवाला डर के मारे थर थर कांप रहा था। वह मंत्री का खास आदमी था। मंत्री उसी से फल पकाया करता था और पूरा पैसा खुद हजम कर जाता था। तो रखवाला अपने को बचाते हुए बोला कि महाराज, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, यह सब मंत्री जी के आदेश से हो रहा है। तो राजा बोला, अच्छा, मंत्री का आदेश है, तब तो ठीक है। तभी रानी बोल पड़ी, महाराज, यह कहीं से भी ठीक नहीं है। रात के वक्त कोई व्यापार नहीं किया कर जाता। वो व्यापारी से बोली कि तुम रात में ही फल क्यों खरीदने आ गए? तो व्यापारी पहले ही घबराया हुआ था। वह सच बोल गया कि महारानी जी, रात में फल खरीदने से मुझे आधी कीमत में मिल जाते हैं। रानी बोली, सुन लिया महाराज, इस तरह आपके राजकोष का कितना घाटा हो रहा है। यह सभी फल चोरी से बेचे जा रहे हैं। आप व्यापारी और बाग के रखवाले दोनों को कैद करवाओ और इसमें मंत्री का क्या रोल है पता करो। राज दरबार में कभी भी अविश्वसनीय कर्मचारी नहीं रखे जाते। ये घर में रह रहे सर्प की तरह होते हैं जो सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर्प पालने से किसी का भला नहीं होता। राजा ने रानी की बात मानकर बाग के रखवाले और व्यापारी को कैद करवा दिया और मंत्री को दरबार में बुलाया और बोला कि मंत्री जी, यह क्या तमाशा हो रहा है? आप खुद बाग के फल चोरी से बिकवा रहे हैं। मंत्री बोला, नहीं महाराज, मैं वाला यह काम क्यों करूंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
राजा बोला कि बाग का रखवाला ऐसा बता रहा है। तो मंत्री बोला, महाराज कुछ दिन पहले वो फलों को चोरी से बेच रहा था, तो मैंने उसे बहुत डांटा और पीट भी दिया था। लगता है कि वो मुझ पर नाराज होकर फंसाने के लिए चाल चल गया है। आप उसे छोड़िए मत, उसे आज ही फांसी पर चढ़ा दीजिए, वरना हमारे राज्य के सभी कर्मचारियों के मन से भय खत्म हो जाएगा और वह सब चोरी करने लगेंगे। इसलिए इस दुष्ट को फांसी पर चढ़वा दो, इससे कर्मचारी डर जाएंगे और फिर कोई चोरी नहीं करेगा। राजा को मंत्री की सलाह उचित लगी और रखवाले को फांसी पर चढ़ा दिया। मंत्री ने राहत की सांस ली कि चलो मैं बच गया। उसने अपने अन्य खास कर्मचारी को मना कर दिया कि अभी माहौल बहुत गर्म है, कुछ दिनों के लिए यह चोरी का काम बंद कर दो, रानी खुद ही शांत हो जाएगी। मंत्री के चहेते कर्मचारी चोरी का काम बंद कर देते हैं। रानी भी एक सप्ताह के लिए अपना सैर वाला कार्यक्रम स्थगित कर देती हैं। सुबह जब राजा सैर पर जाने को तैयार हुआ और रानी से बोला कि रानी आप अब तक सोई हुई हो, अरे आपको आज सोने के हंस की खोज में नहीं जाना है क्या? तब रानी बोली कि महाराज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं 2-4 दिन अभी आपके साथ नहीं जा सकती, आप चाहो तो अकेले जा सकते हो। राजा बोला, नहीं रानी, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। रानी बोली, जैसी ही आपकी इच्छा। पूरे 1 सप्ताह तक रानी महल से बाहर नहीं निकली। तो बाहर के कर्मचारियों को लगा कि रानी अब महल से बाहर नहीं आने वाली हैं। वो मंत्री से भी हरी झंडी पा गए। मंत्री ने पता लगा लिया था कि रानी बीमार चल रही हैं। वैसे ही 1 माह तक तो महल से बाहर नहीं निकलने वाली, मगर मंत्री को नहीं पता था कि रानी बीमार नहीं थी। यह तो मंत्री की तरह ही उसकी चाल थी। उसने भोर के समय राजा को जगाया और बोली, महाराज आप तैयार हो जाओ, मुझे सोने के हंस की तलाश में चलना है। राजा तुरंत तैयार हो गया। राजा रानी आज अन्न के गोदाम के पास से गुजरे तो देखा कि गोदाम से एक बैलगाड़ी अन्न से लदी हुई निकल रही है। रानी बोली कि महाराज यह गोदाम से भोर के वक्त गाड़ी का निकलना कोई शुभ संकेत नहीं है। आप तो कह रहे थे कि यह गोदाम संरक्षित गोदाम है, इसका अन्न विशेष उपस्थिति में उपयोग में लिया जाता है, तो फिर यह बैलगाड़ी से अन्न कहाँ जा रहा है? राजा गोदाम पर गया तो गोदाम के रखवाले के पसीने छूट गए। उसे अनुमान ही नहीं था कि राजा अचानक से आ जाएगा। अब वह रंगे हाथ पकड़ लिया गया था, तो झूठ बोलने से भी बच नहीं सकता। वो बोला कि यह तो मंत्री ही जानते हैं कि अन्न कहाँ जाता है, और आज से नहीं बल्कि कई सालों से गाड़ी भरकर अनाज जाता रहा है। उधर मंत्री को भी पता चल गया कि रानी आज फिर से सैर पर गई हैं। उसका उद्देश्य सैर करना नहीं बल्कि कामों का निरीक्षण करना है। तो वह जल्दी से गोदाम की तरफ गया कि कहीं कोई पकड़ा तो नहीं गया, और पकड़े जाने पर कहीं मेरा नाम तो नहीं लिया। वह गोदाम के पास गया तो देखा कि राजा ने गोदाम के रखवाले को पकड़ लिया और गोदाम का निरीक्षण कर रहे हैं। गोदाम में आधे से भी कम अन्न बचा हुआ था। मंत्री घबराता हुआ गोदाम में गया तो रानी बोली कि मंत्री जी यह क्या तमाशा हो रहा है? रखवाला कह रहा है कि आप गोदाम का माल गायब करा रहे हो। तो राजा बोला, रानी यह मेरे खास मंत्री हैं, यह भला ऐसा क्या क्यों करेंगे? सब रखवाले की गलती है। मंत्री बोला, हाँ महाराज, मैं भला गलत काम क्यों करूँगा? रानी साहिबा नई नई आई हैं, इसलिए मेरे विषय में कुछ नहीं जानती, मेरे पर आरोप लगा रही हैं। रानी बोली, मंत्री जी बिना गंदगी के दुर्गंध नहीं फैलती। आप यह मत भूलो कि आप भी एक कर्मचारी हो। आपके खिलाफ कोई सबूत मिला तो आपको भी वही सजा मिलेगी जो इस रखवाले को मिलेगी। रानी बोली, महाराज आपको मंत्री की संपत्ति का आकलन कराना चाहिए कि कहीं आपसे अधिक संपत्ति का मालिक तो नहीं है। राजा बोला, रानी आप समझने का प्रयास करो, मंत्री जी मेरे खासम खास हैं, मैं इन पर अविश्वास कर ही नहीं सकता। रानी बोली, लेकिन महाराज आप आंख बंद कर विश्वास भी नहीं कर सकते, और फिर बाग की घटना और गोदाम की घटना मंत्री जी पर शक पैदा कर रही है। आपको मंत्री जी को बर्खास्त कर
कोई दूसरा मंत्री रखना चाहिए। और प्रजा की देखभाल, राज्य की संपत्ति की देखभाल खुद से करनी चाहिए। रानी के तेवर काफ़ी गर्म थे। मंत्री फंसता नजर आ रहा था, क्योंकि रखवाला सीधा आरोप मंत्री पर लगा रहा था। तो मंत्री राजा से बोला कि महाराज, इस रखवाले ने चोरी कर मेरे को ही बदनाम कर दिया, आप इसे अभी फांसी पर चढ़ा दीजिए। रानी बोली, नहीं, इस रखवाले की फांसी नहीं होगी, बल्कि रखवाला ही इस घटना का पर्दाफाश करेगा कि इसे गोदाम का माल कहाँ गया और अन्न से प्राप्त पैसा कहाँ गया। राजा ने उस वक्त तो रानी का विरोध नहीं किया, मगर रानी के फैसले से नाराज था। वो अपने मंत्री पर अविश्वास कर ही नहीं सकता था। वो महल लौट आया और मंत्री को आदेश दिया कि मौका देखकर उस रखवाले को ठिकाने लगा दो, वरना रानी और भी मुसीबत में डाल सकती है। मंत्री ने जेल के अंदर ही रखवाले को मरवा दिया। दूसरे दिन फिर रानी राजा के साथ भोर में गौशाला में पहुंच गई। गौशाला का रक्षक एक दूध वाले को समझा रहा था कि भाई, अभी रानी का राज चल रहा है, मैं अब 1 किलो दूध भी नहीं इधर उधर कर सकता। तुम जाओ और 1-2 माह शांत बैठ जाओ, जब रानी का प्रकोप कम हो जाएगा तब ड्रम भर भर करके ले जाना। मंत्री जी भी इस वक्त घपलेबाजी करने से मना कर रहे हैं। रानी को साफ समझ में आ गया था कि मंत्री ही घपले का मास्टरमाइंड है। अगर मंत्री से राजा का प्यार मन से निकालूं कैसे, ये तो राज्य का नाश कर रहा है। रानी गौशाला के रखवाले के पास गई, उसे बहुत डांटा कि तुम किसके इशारे पर दूध की चोरी करते रहे हो और बेचते रहे हो। रखवाला बोला, रानी, अब यह सब मंत्री जी ही जाने, मुझे क्या पता, हम तो उतना ही करते हैं जितना मंत्री जी कहते हैं। रानी बोली, देख लीजिए महाराज, अपने मंत्री के कारनामे जहाँ भी जाओ वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है और सबके पीछे मंत्री का हाथ है। राजा बोला, रानी, यह भी तो हो सकता है कि मंत्री को फंसाने के लिए किसी का षड्यंत्र काम कर रहा है। तो रानी बोली कि आप मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहे। अरे मंत्री सब गड़बड़ का मास्टरमाइंड है, आप उस पर जांच बैठाएं। राजा बोला, रानी ठीक है, हम उस पर जांच बैठा देंगे, आप अब घर चलो, हमें आज भी सोने का हंस नहीं मिला। रानी बोली, महाराज, हंस मिलेगा या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, मगर हमारे रोज़ सुबह निकलने से राज दरबार की खामियां पकड़ में आ रही हैं। रोज़ राज दरबार के होने वाले नुकसान का पता चल रहा है। अब हम इसी तरह रोज़ राज्य की अन्य जगहों पर भ्रमण किया करेंगे, इससे राज्य के अंदर का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। राजा रानी घर लौट आए और अब वे रोज़ नगर का भ्रमण किया करते थे। मंत्री भी सचेत हो गया था। अब उसने अपने भ्रष्ट कर्मचारियों को आदेश दे दिया कि अब 1-2 साल तक कोई गड़बड़ी ना करें। रानी को अभी भ्रष्टाचार मिटाने की बीमारी लग गई है। यदि यह रोग ठीक नहीं हुआ तो एक दिन रानी खुद खत्म हो जाएगी। अभी हम कुछ दिन प्रतीक्षा करते हैं। तो मंत्री ने अब गांव की तरफ रुख किया। नगर से दूर एक गांव था जिसमें कालू नाम का चोर रहता था। कालू छोटी मोटी चोरी कर काम चलाया करता था, मगर आए दिन पिट जाया करता था। चोरियां छोटी होती थीं, इसलिए लोग राजा के पास शिकायत नहीं करते थे। वो भोजन की चोरी करता, किसी का वस्त्र चुराता तो किसी का गोबर का उपला ही चुरा लेता। अब उसकी चोरियों से तंग आकर गांव वालों ने निर्णय लिया कि अब वो इस चोर को गांव में नहीं रहने देंगे। तो गांव वालों ने कालू को गांव से बाहर निकाल दिया। कालू पास के जंगल में रहने लगा, मगर वहाँ उसे ना तो खाने को सही से मिल रहा था और ना रहने को कोई स्थान था। खुले में जंगल में रहने से उसकी जानवरों का भी डर था। वो जंगल के बीच एक मचान बनाकर रहने लगा और कभी कभार आते जाते राहगीरों को लूट लिया करता था। खासकर उसका ध्यान उन राहगीरों पर था जो जंगल के अंदर भोजन लेकर जाते आते थे, तो अब भोजन की चोरी आसानी से कर लिया करता। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि जंगल के अंदर चोरों ने बसेरा बना लिया है। ससुरा विचित्र चोर है, भोजन की चोरी करते हैं, वस्त्र भी उतरवा लेते हैं। रुपया पैसा मिल जाने पर तो उन्हें अपार खुशियाँ मिल जाती हैं। तो जिस आदमी के पास कुछ नहीं रहता उसे मारते भी हैं। कहते हैं कि साले, जब तेरे पास जहर खाने को पैसा नहीं तो जंगल में आया ही क्यों।
चेतावनी देते हैं कि आइंदा इस जंगल में आए तो भोजन लेकर आना। अब वह आदमी जंगल जाना ही छोड़ देता है। पड़ोस के एक गांव एक गोपाल नाम का ग्वाला था जो गाय चराने जंगल में जाया करता था। वह शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था तो गाय चराकर अपना गुजारा किया करता था। उसके पास 80 गाय थीं, जिनमें से ज़्यादातर दुधारू थी। घर में उसकी पत्नी और बहन रहा करती थी। पहले घर के आसपास गोपाल गाय चराता तो उसकी बहन उसे खाना पहुंचा देती, मगर अब वह जंगल में जाने लगा था तो खुद ही खाना लेकर जाता था। हालांकि वह करीब 1 सप्ताह से बड़ा उदास रहने लगा था। जब गोपाल की पत्नी ने देखा कि उसका पति पहले से दुबला होता जा रहा है और बहुत उदास रहने लगा है, तो पत्नी बोली कि आप इस तरह उदास क्यों रहने लगे हो और आपकी सेहत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। गोपाल टालने की कोशिश करने लगा कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। स्त्री बोली कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैंने अब तक कभी आपको इतना उदास नहीं देखा। आप साफ साफ बताओ क्या कारण है। उन जंगल में किसी तरह की परेशानी है? तब गोपाल बोला कि भाग्यवान, जंगल में एक चोर रहता है और रोज़ मेरा भोजन खा जाता है और एक गाय का दूध निकाल कर पी जाता है। मैं सोचता हूँ कि अब जंगल में नहीं जाऊँगा, तो धमकी देता है कि यदि जंगल में तुम भोजन लेकर नहीं आए तो तुम्हारी बहन को उठा लाऊंगा और उससे विवाह कर लूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन किसी चोर की पत्नी बने, इसलिए उदास हूँ। पति की बात सुनकर पत्नी हंसने लगी और बोली कि आप कितने डरपोक हो। अरे, आपकी बहन को 10 चोर भी मिलकर उठा नहीं सकते। आप अभी उसे बच्ची समझते हो, जब वह किसी बड़े पहलवान को भी मात दे सकती है। और आप मेरे को भी कमज़ोर मत समझना। अब आप डरो मत, हम मिलकर चोर को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह फिर कभी उस जंगल में नजर नहीं आएगा। कल आप जंगल में बिना खाना लिए जाना, चोर पूछे तो बता देना कि खाना पीछे से मेरी बहन लेकर आएगी, बस इतना ही बताना। गोपाल बोला, भाग्यवान, तुम चोर के सामने मेरी बहन को क्यों भेजना चाहती हो? तो पत्नी बोली कि आप चिंता मत करो, मैं भी साथ रहूंगी, हम लाठी लेकर आएंगे। दूसरे दिन गोपाल जंगल में बिना भोजन लिए गाय चराने चल पड़ा। चोर रात में कुछ खाया नहीं था तो गोपाल के पास आया और बोला कि अरे जल्दी से भोजन निकाल, बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। तब गोपाल बोला कि आज मैं भोजन नहीं लाया, भोजन तो आज मेरी बहन लेकर आएगी। चोर बोला, बहुत अच्छा, कब से सोच रहा था कि विवाह कर लूँ, मगर कोई मिल ही नहीं रही थी। अब तुम्हारी बहन से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अभी चोर बात कर ही रहा था कि गोपाल की पत्नी और उसकी बहन खाना लेकर जंगल में पहुंच गईं। चोर स्त्रियों का तेवर देखकर पहले समझ गया कि आज जरा भी छेड़छाड़ की तो बिजली गिर जाएगी। मैं जिसे साधारण लड़की समझ रहा था वो तो साधारण नहीं लगती। स्त्रियां पास आकर बोली कि आज हम अपने भाई के लिए विशेष तरह का खाना लाई हैं, और गोपाल से बोली कि जल्दी से खाना खा लो। चोर बोला कि भूख तो मुझे भी लगी है। तो गोपाल की स्त्री बोली कि आपको अपने घर से खाना लाना चाहिए। वैसे आप कौन हो और जंगल में क्या करते हो? चोर बोला कि हम जंगल में ही रहकर धंधा करते हैं, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। स्त्री बोली, अच्छा तो यह बात है, पहले बताना चाहिए था ना। हमारी ननद कुंवारी है, अभी विवाह करा देती हूँ। वो ननद की तरफ इशारा करके बोली, मारो साले को लाठी से। फिर क्या था, उसने चोर को इतना मारा कि कछुमन निकल गया। चोर ने लड़की के पांव पकड़ लिए कि बहन जी मुझे छोड़ दो। गोपाल की स्त्री बोली कि इस तरह जान नहीं बचेगी, तुम्हें जंगल को छोड़कर जाना होगा और फिर कभी मेरे पति के सामने दिखाई नहीं पड़ोगे। अगर दिख गए तो हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। चोर वहाँ से जान बचाकर नगर के नज़दीक वाले जंगल में रहने लगा। उधर मंत्री को जब राज दरबार में कोई घपला करने लायक काम नहीं मिल पा रहा था तो रानी ने मंत्री के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए जासूस लगा दिए। रानी ने जासूसों को बता रखा था कि वो राजा से कुछ भी न बताएं। इस बात की खबर मंत्री गुप्तचर से लगा लिया
था कि उसके खिलाफ रानी सबूत इकट्ठा कर रही है। मंत्री ने सोच लिया कि रानी उसे अब जिंदा नहीं छोड़ने वाली, तो रानी के खिलाफ षड्यंत्र करने का विचार करने लगा कि किस तरह रानी को रास्ते से हटाया जाए। तभी उसे पता चला कि रानी मां बनने वाली है। मंत्री को एक और झटका लगा कि पहले तो राजा और रानी ही थे जिन्हें रास्ते से हटाना था, अब रानी एक पिल्ले को जन्म देने वाली है। मंत्री बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ और चिंता में ही वो जंगल के लिए निकल पड़ा। जंगल में भ्रमण कर रहा था कि उसे दो आदमी मिले। वो मंत्री को देखकर भागने लगे, तो मंत्री ने उन्हें रुकने को कहा। जब वह ठहर गए तो मंत्री ने उनसे परिचय पूछा कि तुम दोनों कौन हो और जंगल में क्या कर रहे हो। तब दोनों ने बताया कि हम चोर हैं और जंगल में छोटी मोटी चोरियां कर अपना गुजारा करते हैं। तब मंत्री बोला कि तुम्हें नहीं पता कि हमारे राज्य में चोरी करना खतरनाक जुर्म में आता है। चोरों को फांसी दे दी जाती है। चोर डर गए कि मंत्री उन्हें फांसी पर चढ़ा देगा, तो गिड़गिड़ाने लगे, मंत्री जी हम कान पकड़ते हैं कि फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। तो मंत्री बोला कि नहीं, तुम चोरी करना नहीं छोड़ोगे। कभी बिल्ली चूहे खाकर हज करने लायक नहीं हो जाती, तुम कभी साधु नहीं बन सकते। तुम दोनों को अब हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तुम दोनों मंत्री के पालतू चोर हो, सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। हम वक्त आने पर तुम्हें काम देंगे, तब तक आराम से जंगल में रहो। चाहो तो महात्माओं की तरह कुटिया बना लो, अपना भेष भी महात्मा का बना लो। बाकी खाने पीने का प्रबंध हम खुद करा देंगे। मंत्री ने दोनों के लिए जंगल में व्यवस्था कर दी। दोनों जंगल में रहने लगे। उधर महल में रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। तो राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी आप किसी संत महात्मा को महल में ले जाइए, हम अपने राजकुमार का भविष्य देखना चाहते हैं। तो मंत्री की तो आंखें चमक उठी। वो अपने पालतू चोरों के पास गया और बताया कि वक्त आ गया है, अब तुम अपना करिश्मा दिखाओ। चोरों ने पूछा कि मंत्री जी हमें क्या करना है। तब मंत्री बोला कि तुम्हें पहले महल में चलकर राजकुमार की भविष्यवाणी करनी है, उसके बाद तुम दोनों महल में ही ठहरना। आधी रात में तुम रानी का कत्ल करके राजकुमार को जंगल में ले जाकर मार देना, फिर हम तुम्हें 5,000 रुपये सोने की मुद्रा दे देंगे। तुम वह पैसा लेकर राज्य से बाहर चले जाना और दूसरे राज्य में अपना जीवन यापन करना। एक चोर बोला, मंत्री जी हमने कभी किसी का खून नहीं किया, हमसे रानी का कत्ल नहीं हो सकता। तब मंत्री बोला, जब तुम दोनों का कत्ल हो जाएगा, अपनी जान बचाने के लिए रानी का कत्ल जरूरी है। आखिरकार चोर मंत्री की बात मानने को तैयार हो गए। वो महल में साधु बनकर आ गए। राजा ने साधुओं से राजकुमार का भविष्य देखने को कहा। तो साधु बने चोर बोले कि महाराज आपके राजकुमार की आयु 100 साल है, अगला राजा यही राजकुमार बनेगा, यह बहुत बड़ा प्रतापी राजा होगा, लेकिन आपकी रानी पर एक संकट चल रहा है, आप अपनी रानी की रक्षा करें। यह सुन मंत्री ने चोरों पर आंख तरेरी कि ससुरे राजा को सचेत कर रहे हैं। राजा खुद रानी के शयन कक्ष की रखवाली करने लगा तो फिर रानी को मार पाना असंभव हो जाएगा, हम राजकुमार का अपहरण भी नहीं कर पाएंगे। मंत्री की स्थिति भांपकर साधु बोले, महाराज आपकी रानी पर जो संकट है वो आपकी वजह से है। आप रानी के कष्ट से 1 हफ्ते तक दूर रहें, फिर रानी का संकट हमेशा के लिए टल जाएगा। तो राजा बोला, ठीक है, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। राजा मंत्री से बोला कि अब शाम हो गई है, आप दोनों साधुओं को महल में ठहराने का प्रबंध करो, यह कल सुबह महल से जाएंगे। दोनों साधु महल के अंदर ही ठहर गए। मंत्री की योजना अनुसार आधी रात में दोनों ने रानी का कत्ल कर दिया, राजकुमार को लेकर फरार हो गए। जंगल में पहुंचते ही सोचा कि राजकुमार का कत्ल कर दें। तब दूसरा बोला कि नहीं, हम इस बालक का खून नहीं करेंगे, इसे जंगल में रह रही बुढ़िया की झोंपड़ी में रख देते हैं। यदि मंत्री हमें 5,000 स्वर्ण मुद्रा दे देता है तब हम इस बालक की हत्या कर देंगे, नहीं यदि नहीं देता है तो हम इस बालक की हत्या नहीं करेंगे। वो उस बालक को जंगल में रह रही बुढ़िया के गोद में सुला देते हैं और अपनी कुटिया के पास निकल चले। तभी मंत्री अपने 2 आदमियों के साथ कुटिया में पहुंच गया। उसे देखते ही बोले कि मंत्री जी आपका काम तो हो गया, अब आप जल्दी से हमारा काम कर दो।
मंत्री बोला, अवश्य, हम इनाम देंगे, मगर इनाम के लिए आप दोनों को हमारे साथ महल के गुप्त दरवाजे तक चलना होगा। अब हमने सोच लिया है कि आप दोनों को 5,000 के बदले 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे। दोनों महल के गुप्त दरवाजे तक आ गए। तो मंत्री बोला कि यहाँ तक आ ही गए हो तो खजाने तक चलो, और लालच में महल के अंदर आ गए। मंत्री ने अपने आदमियों को इशारा किया कि दोनों की गर्दन उड़ा दो। दोनों ने दोनों चोरों को मार दिया। मंत्री आराम से घर चला गया। सुबह दासियों ने रानी की हत्या की खबर राजा को दी तो राजा भागा भागा रानी के कष्ट में गया और रानी मृत पड़ी थी। तब किसी ने बताया कि महाराज, दोनों साधु भी मारे गए हैं। दासी ने बताया कि महाराज, राजकुमार कहीं दिख नहीं रहा, शायद हत्यारा राजकुमार को साथ ले गया है। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया तो मंत्री भागा भागा आया और विलाप करने लगा। राजा को लगा कि उससे ज़्यादा दुखी तो हमारा मंत्री है। राजा ने मंत्री को सांत्वना दी कि मंत्री जी, आप धैर्य रखिए, हम समझ सकते हैं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। आप जैसा मंत्री हमें मिल पाना असंभव है। राजा से आश्वासन पाकर मंत्री शांत हुआ। उसे अब लगा कि अब राजा के कोप से बच गया है। राजा को ना तो मुझ पर शक है ना साधुओं पर। कुछ दिन बीत जाने के बाद मंत्री ने राजा से आग्रह किया कि आप पुनः विवाह कर लें। राजा बोला, नहीं, अब हम विवाह नहीं करेंगे। मुझे मेरा साला अपना एक पुत्र दे देगा। मैंने रानी से वादा किया था आपके मर जाने के बाद भी विवाह नहीं करूंगा। वैसे मेरा उत्तराधिकारी अपनी ससुराल में है। यह सुनकर मंत्री का चेहरा उतर गया। उसे लगा था कि राजा उसी के पुत्र की मांग करेगा, मगर राजा के ससुराल में 7 सालें हैं और 7 के कुल 32 पुत्र हैं। उनमें से कोई भाग्यशाली ही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। इस जगह पर मंत्री हार गया। उसने फैसला समय पर छोड़ दिया और समय गुजरने लगा। एक दिन राजा राज्य के उत्तराधिकारी के लिए अपने साले के पुत्र को ले आया और अपने साथ रखने लगा। उस लड़के का नाम प्रताप था। वह महल में पलने लगा। इस तरह वह अब 18 साल का हो गया। अब वह शिकार पर जाने का विचार करने लगा तो राजा ने मना कर दिया। राजा बोला कि तुम अकेले भूल से भी मत जाना, तुम मंत्री के साथ ही जाना। राजा मंत्री से बोला कि मंत्री जी, राजकुमार को जंगल का भ्रमण कराया करो, राजकुमार को शिकार पर ले जाया करो। मंत्री को फिर एक बार मौका मिल गया। वह अब रोज राजकुमार को जंगल में शिकार कराने ले जाता। इस तरह आते जाते 6 माह गुजर गए। एक दिन राजकुमार और मंत्री जंगल में शिकार को गए। मौसम तो बहुत से सुबह से ठीक नहीं था। राजा ने दोनों को जंगल जाने से मना किया था, मगर राजकुमार की जिद के कारण राजा को शिकार पर जाने की अनुमति देनी पड़ी। राजकुमार मंत्री के साथ जंगल में चला गया। जंगल पहुंचते ही बरसात शुरू हो गई तो दोनों जंगल के अंदर छुपने की जगह खोजने लगे। अब जंगल में वर्षा से बचने का कोई स्थान नहीं था। बिजली जोर से कड़क रही थी तो मंत्री बोला कि राजकुमार, आज लगता है कि हम दोनों जंगल में ही मारे जाएंगे, साथ में हमारे दोनों सैनिक भी मारे जाएंगे। ऐसा खतरनाक मौसम तो कभी बना ही नहीं था। दोनों एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर बरसात खत्म होने का इंतजार करने लगे, मगर रात हो जाने के बाद बरसात रुक गई, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी था। ऊपर से जंगल में रह रहकर बिजली चमकने से थोड़ा रास्ता दिख रहा था। तो मंत्री बोला कि राजकुमार, अब हम इस बरगद के पेड़ पर आश्रय ले लेते हैं, नहीं तो कोई जंगली जीव हमें अपना शिकार बना लेगा। राजकुमार बोला, मंत्री जी, हम कई बार इस बरगद के पेड़ के पास आए हुए हैं। इस बरगद के पेड़ के उत्तर दिशा में 1 मील चलने पर 4-5 वनवासियों का घर है। एक वनवासी बुढ़िया के घर तो हम कई बार पानी भी पी चुके हैं। आप उस बुढ़िया के घर की तरफ चलिए। हमें भले ही भोजन ना मिले, परंतु रहने का स्थान जरूर मिल जाएगा। मंत्री जल्दी से उस बुढ़िया के घर की तरफ चल दिया और राजकुमार से बोला कि मुझ पर उम्र का असर होने लगा है, नहीं तो हम दिन भर बरगद के पेड़ के नीचे नहीं रहते। हम कब के आराम से हम जाकर आराम कर रहे होते। मंत्री के साथ राजकुमार और 2 सैनिक थे। किसी वनवासी के पास 4 आदमियों के ठहरने का कोई विशेष प्रबंध नहीं हो सकता था,
परंतु राजकुमार और मंत्री के लिए तो हो ही सकता था। तो बुढ़िया के घर जाकर आवाज़ लगाई तो घर में बुढ़िया, उसका पति और एक बेटा रहता था। मगर 2 दिन पहले लड़का अपनी बहन के घर चला गया था, तो बुढ़िया और बूढ़ा ही घर में थे। अपने दरवाजे पर मंत्री और राजकुमार को देखकर दोनों ने उनके रहने का प्रबंध किया, साथ ही खाने के लिए कुछ फल दिए। बुढ़िया अंदर कुछ सूखे मेवा लाने चली गई और राजकुमार हाथ धोने घर से बाहर चला गया। इतने में मंत्री ने फल में जहर मिला दिया। राजकुमार आकर फल खाने लगा। खाते ही राजकुमार बेहोश होकर गिर पड़ा। मंत्री बोला, दुष्ट बुढ़िया, तुम दोनों ने साजिश के तहत मेरे राजकुमार को मार डाला। मैं तुम दोनों को फांसी पर लटका दूंगा। बुढ़िया बोली, मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं आपको हत्यारिन दिखती हूँ? तब मंत्री बोला, तुमने राजकुमार को मार दिया और कहती हो कि हत्यारिन नहीं हूँ। मंत्री ने सैनिक द्वारा राजमहल में खबर भिजवाई कि राजकुमार की हत्या हो गई है। यह खबर सुनकर राजा पागल सा हो गया और जंगल में उस स्थान पर पहुंचा जहां राजकुमार मरा पड़ा था। मंत्री राजा को देखकर दहाड़े मारकर रो रहा था और राजा से कह रहा था कि महाराज, आप चिंता ना करें, आप दुखी ना हो, मैं आपके लिए अपने पुत्र का त्याग करने को तैयार हूं। मैं अब आपको गोद लेने के लिए अपना पुत्र दे दूंगा, मगर इससे पहले दोनों बूढ़ा और बुढ़िया को फांसी पर लटका दीजिए। बुढ़िया बोली, महाराज, आप इस धूर्त मंत्री की बातों में ना आए, यह बहुत गद्दार मंत्री है। मैं आज इसका राज खोल कर रहूंगी। मैं इसका पीछा 20 साल से कर रही हूं, फिर भी चुप थी। मैं जानती थी कि मेरी बात आप नहीं सुनोगे। राजा बोला, तेरी बात तो मैं आज भी नहीं सुनूंगा। तभी वहाँ बुढ़िया का बेटा आ गया और बोला, महाराज, आप राजा हो, आपको सबसे पहले बात सुननी चाहिए, उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचना चाहिए। आप सिर्फ मंत्री पर ही भरोसा कैसे कर सकते हो? और फिर आपको यह भी तो सोचना चाहिए कि बुढ़िया और बूढ़े को राज्य से क्या स्वार्थ हो सकता है। आपके राजकुमार को मारने से कौन सा यह राजा बन जाएंगे? स्वार्थ तो मंत्री को है जो आपको अपना पुत्र गोद दे रहा है। राजा बोला, मूर्ख लड़के, मेरे मंत्री पर उंगली उठा रहे हो, हम तुम्हें भी फांसी पर चढ़ा देंगे। बुढ़िया बोली, महाराज, आप युवक की गर्दन को गौर से देखिए। आपकी फांसी की रस्सी युवक के गले में फिट नहीं बैठेगी। राजा ने युवक के गले को देखा तो हैरान रह गया। रानी की मोती वाली माला युवक के गले में रानी ने राजकुमार को जन्म के वक्त पहना दी थी। राजा बोला, तुम कौन हो और मेरी रानी की माला तुम्हारे गले में कैसे? बुढ़िया बोली कि राजा, वो माला आज भी वही है, उसी गले में है जिस गले में रानी ने माला पहनाई थी। यह युवक कोई और नहीं, आपका अपना राजकुमार है। मैं इसे 20 साल से पाल रही हूं। मैं उसे उस दिन भी जान गई थी कि राजकुमार है, मगर इसकी जान को खतरा था। आपके मंत्री से जान का खतरा था। आपकी रानी की हत्या मंत्री ने ही उन 2 चोरों ने करवाई थी जो साधु बनकर आपके महल में गए थे। चोरों ने रानी की हत्या की और राजकुमार को मेरे घर के सामने लाए। एक चोर राजकुमार की हत्या के पक्ष में था तो दूसरा मंत्री से 5,000 रुपया मुद्रा मिल जाने के बाद हत्या करना चाहता था। तो दोनों ने पहले राजकुमार को मेरे यहाँ छोड़ दिया और मंत्री से मुद्रा लेने चले गए। मंत्री धोखे से दोनों को महल में ले गया और अपने इन दोनों शहीद सैनिकों की मदद से मार दिया। मंत्री को नहीं पता था कि राजकुमार जिंदा है और मेरे पास है। मैंने दूसरे दिन ही आपके पास राजकुमार को लेकर चली जाती, परंतु मुझे पता था कि आपकी आंख पर मंत्री ने पट्टी बांध रखी है। आप आंख रहते नहीं देख रहे थे। इस मंत्री ने आपके राज्य को जी भर के लूटा है। इसके पास इतनी अवैध संपत्ति है कि आपके राज्य के पास नहीं है। राजा अब भी असमंजस में था। उसे बुढ़िया की बात काल्पनिक लग रही थी। तभी मंत्री ने अपनी तलवार निकाली और राजकुमार की गर्दन पर रख दी और बोला कि राजा, जब तुम सबको जान ही गए हो तब तुमसे छुपाना क्या। जितनी बात बुढ़िया ने कही है सब सत्य हैं। मैं अपने बेटे को राजा बनाने के लिए ही यह सब कर रहा था और राजा बनाकर रहूँगा। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटे की हत्या करूँगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद तुम्हें मारूंगा
और राज्य का राजा बन जाऊंगा। तभी मंत्री का एक चहेता सैनिक मंत्री की गर्दन काट देता है और बोला कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैं कब से आपका नमक खा रहा था और इस गद्दार के साथ मिलकर गद्दारी कर रहा था, मगर इसमें भी मेरी मजबूरी थी। ये मेरे पुत्र और पुत्री को अपने घर में कैद करके रखा हुआ था, उन्हें मार डालने की धमकी देता था। मैं बच्चों की जान बचाने की खातिर इसकी बात मान रहा था, मगर आज मुझे अपना फर्ज याद आ गया, मैंने दुष्ट की हत्या कर दी। यह काम मुझे 20 साल पहले करना चाहिए था। राजा बोला, सैनिक तुमने एकदम सही समय पर सही फैसला लिया, अब तुम इस राज्य के नए मंत्री हो। राजा ने अपने पुत्र के साथ उस बुढ़िया और बूढ़े को लेकर अपने दरबार में आ गया और राजकुमार को राजा बना दिया। बुढ़िया राजमाता बन गई और अपने पति के साथ महल में रहने लगी। राजा कुछ समय बाद सन्यासी बनकर जंगल में तपस्या को चला गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।